आप सभी को आज के दिन की मांगलिक शुभकामनाएं। आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे अर्थात पितृ दिवस पे हर बच्चा अपने पिताजी को याद करता है, अपने बाबूजी को याद करता है। और एक परिवार में पिता के होने का मतलब ही बहुत कुछ होता है। एक पिता, यदि प्रेमचंद ने अपनी कहानी घर जमाई में पिता को मोहन भोग कहा है तो बहुत ही सोच समझकर कहा है। वह पूरे परिवार के लिए मोहन भोग की तरह होते हैं। तो आज मैं इस पितृ दिवस पे आपको अपने अनुजवत शिष्य दीपक जायसवाल की एक कविता बाबूजी सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता में उन्होंने साहित्यिक तरीके से अपने पिताजी को याद किया है। तो लीजिए सुनिए दीपक जायसवाल की कविता बाबूजी मेरे, अर्थात आलोक रंजन पांडे की स्वर में। बाबूजी की मूंछ बहुत बार प्रेमचंद की तरह लगती है। बाबूजी की मूंछ बहुत बार प्रेमचंद की तरह लगती है। कई आलोचक बताते हैं प्रेमचंद ने अपनी मूंछ लमही के रघुनाई से हूबहू होरी की कटवाई कटवाई थी। बाबूजी के सर पर बाल मेरे खेतों में उगी फसल की तरह थे, जिसे उम्र ने बहुत सी बकरियों ने सांझ के समय तमाम सतर्कताओं के बावजूद घर लौटते समय उन्हें किनारे किनारे चर लिया था। बाबूजी के कंठ शिव जी की तरह थे, जिसमें ढेर सारा दुख और दर्द भर रखा था। बाबूजी के कंठ शिव की तरह थे, जिसमें ढेर सारा दुख और दर्द भर रखा था। भरसक कोशिश करते वह इसे छिपाए रखे, मगर धीरे धीरे वह नीला पड़ता जा रहा था। बाबूजी के कान ब्रह्मांड के किसी जटिलतम गुत्थी की तरह थे, जिसको लेकर दुनिया के सारे महान दार्शनिक अपनी अपनी व्याख्याएं कर एक दिन मर गए थे। लेकिन उनके कानों में पता नहीं किसकी रोती हुई आवाज़ आती थी, जो सभ्यताओं के विकास से लेकर अभी तक लगातार चलती आ रही थी। लेकिन उनके कानों में पता नहीं किसकी रोती हुई आवाज़ आती थी, जो सभ्यताओं के विकास से लेकर अभी तक लगातार चलती आ रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि इस दर्द को पकड़ने के लिए उनके कान की ढेर सारी कक्षाओं में वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट छोड़ते जा रहे थे। बाबूजी की नाक चिमनियों की तरह लगती। दिन भर उनके फेफड़े लोहार चाचा के धौंकने की तरह चलते रहते। डॉक्टर बताते हैं कि दिन भर में जितना खूब बनता सब उनकी धौंकनी जला देती। डॉक्टर बताते हैं कि दिन भर में जितना खून बनता सब उनकी धौंकनी जला देती। हालांकि बाबूजी जो कुछ उगाते उसका ज़्यादातर हिस्सा मुंबई में बैठे किसी पूंजीपति के पास चला जाता था। बाबूजी को जीवन भर यह बात किसी चमत्कार की तरह लगती रही। बाबूजी का चेहरा उनके भाग्य की तरह खुरदरा और सख्त था। जब कभी वह अपने ससुराल जाते, अपने चेहरे पर अपनी उगाई हुई सरसों का तेल मलते। उन्हें कभी कभी सुबह होता कि वह अपने कंधे पर मिर्जई रख लें तो कहीं अमिताभ बच्चन न लगने लगें। खैर, हमें पता होता उनके ये सारे जतन हमारी माँ को खुश करने के लिए होते। बाबूजी की आंखें उनकी माँ से मिलती थी। खेत में जब कोई अंकुर निकलता उसे अपनी माँ की तरह अपनी नज़रों से सहलाते। बाबूजी कभी रोते नहीं थे, लेकिन एक बार अम्मा ने शिवली के कुछ फूलों को देखकर अनुमान लगाया था कि उस रोज़ बाबूजी रोए थे।
लेकिन एक बार अम्मा ने शिवलिंग के कुछ फूलों को देखकर अनुमान लगाया था कि उस रोज बाबूजी रोए थे। बाबूजी की भवें दुर्दशा माफिक नहीं थी, वे बहुत विनम्र थे, इतने विनम्र कि धरती के गुरुत्व का कभी उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि वे करते तो उनकी ज़िंदगी शायद थोड़ी बेहतर होती। बाबूजी के कंधे मुझे एटलस साइकिल पर छपे किसी ग्रीक देवता को याद दिलाते, जिन्होंने अपने कंधों पर पूरी धरती को टिका रखा है। कभी कभी लगता कि मास्टरमाइंड कुंजी पर छपी दिमाग की तस्वीर हो न हो मेरे बाबूजी की ही होगी। हालांकि उस कुंजी के पास नहीं, मेरे बाबूजी के पास जीवन के पहाड़ पर चढ़ने उतरने, अंधेरे से लड़ते रहने के 101 नियम थे, जिन्हें उन्होंने दंत कथाओं से सीख रखा था। महायान की बड़की नाव हमारे किसी पूर्वज ने बनाई थी। बुद्ध के साथ मेरे बाबूजी भी उस नाव में चंपू चलाते थे। उनके हाथ दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथों में से एक थे, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बेहतरी के लिए उठते थे। बाबूजी शहद खाते थे और जब बोलते उनके शब्दों पर कुछ मीठा मीठा सा चिपका होता। बाबूजी शहद खाते थे और जब बोलते उनके शब्दों पर कुछ मीठा मीठा सा चिपका होता। हालांकि वह नीम का दतवन करते और दांतों से ही अखरोट तोड़ते थे। बाबूजी के पैर बरगद की तरह मजबूत और गहरे थे, इतने गहरे कि उनके सारे पताल तक जाती थी, जहाँ वे देवताओं से कभी कभी बात करते थे और हमें बता देते थे कि कल बारिश होगी। हालांकि बहुत बार उनके देवता उनसे झूठ बोलते थे। तो कैसी लगी आपको यह कविता, ज़रूर हमें बताइएगा और इस कविता को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और लोकबात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।